एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पार्ट सेकंड करेंगे। हमने लास्ट छोड़ा था मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो दो लोगों में जो बराबरी नहीं है, असमानता है, उसको हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है हमारी लाइफ के बीच में? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kind of foods in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. आप जब भी ऐसे समीर एक और समीर दो जैसे देखा आपने कि एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो उनके कपड़े पहनने में, खाने पीने में, त्यौहार मनाने में, इन सब चीज़ों में आपको डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लैंग्वेज आप सीखने, आपके कोई दोस्त हैं जो पंजाबी बोलते हैं या गढ़वाली बोलते हैं, तो आप उनके साथ में उठते बैठते समय उनकी आवाज़ की नकल करें या वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग that you can speak at least 1 or 2 words of। अब ये आपका एक्टिविटी है। आप लिस्ट बनाइए कि आपने कहाँ कहाँ, कौन से प्रदेश में कौन सी तरह का खाना खाया, और एक लिस्ट बनाइए जिसमें लैंग्वेजेस के लिए कि कौन सी आपकी मदर टंग है और आपने कितनी और लैंग्वेजेस सुनी या सीखी। नेक्स्ट है आपका यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स about different animals, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and real life and from their imagination। अब आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, जैसे यहाँ पे एक ये है अलादीन की स्टोरी है और पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। ये स्टोरीज़ क्या हैं, एडवेंचरस होती हैं। कुछ स्टोरीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो भूतों की भी होती हैं, गोस्ट की स्टोरीज़ भी हम पढ़ते हैं। अलग अलग तरह के आप कार्टून कैरेक्टर्स में भी स्टोरी देखते हैं। डिज़नी के कैरेक्टर्स बहुत फेमस हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी इमेजिनेशन को और भी ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके साथ में आप देखते हैं तो कोई कार्टून कैरेक्टर आपको बहुत पसंद है, तो आप सोचते हैं कि काश सपने में ही मिलाते हैं जाके उससे, है ना, कि आप उसके साथ खेल रहे हैं। ये आपकी इमेजिनेटिव पार्ट है कि जहाँ आप इमेजिन करते हैं कि आप डोनाल्ड डक के साथ में घूम रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सम में हैव लिव्ड in forest close to animals and chosen to write of their fight and friendship. Others read really accounts of kings and queen and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure। ये भी उसी के बारे में है कि आपने राजा रानियों की कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। कुछ में फाइटिंग होती है और कुछ में दोस्ती होती है। कैसे एक राजा किसी जगह जाता है और लड़ता है और फिर जीत जाता है। इसी तरह से आगे है आपका इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरीज टेलर and writer that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat,
and to entertain themselves played snake and ladder. What kind of stories do you think they would write? अब राइटिंग अ स्टोरी इज़ अ इमेजिनेटिव वर्क। आप क्या है जो स्टोरीज़ लिखते हैं, उसने कहा कि सारे लोगों को सोच के देखो कि जितने भी स्टोरीज टेलर हैं, कथावाचक हैं, स्टोरी बताने वाले, उन सारे राइटर्स को उठा के एक कमरे में बंद कर दो एक जगह पे, जहाँ पे उनको दो ही कपड़े दिए जाएंगे, रेड और वाइट कलर के, खाने के लिए सिर्फ आलू दिए जाएंगे, और जो एनिमल्स उनको नज़र आएंगे वो सिर्फ दो ही होंगे, एक डियर और एक कैट होगी। उसके बाद में अब आप सोचो कि वो किस तरह का एंटरटेनमेंट उनको अगर करना है, कुछ इन्जॉयमेंट चाहिए, तो उनको स्नेक और लैडर खेलने के लिए दिया जाएगा। अब बताओ कि वो किस तरह की स्टोरीज लिखेंगे। आप बता सकते हो। इमेजिन दैट यू आर, ये ब्लू बॉक्स में जो लिखा है, इमेजिन दैट यू आर अ राइटर एंड आर्टिस्ट हु लिव इन द पैलेस डिस्क्राइब अबव. Either write a story or draw a picture of your life here. Do you think you would enjoy living in the place like this? List 5 different things that you would miss the most if you lived here. अब ये आपकी मर्जी, आप इसे करना चाहें या ना करना चाहें, कि आप इमेजिन करें कि आप जैसा ऊपर बताया ऐसे किसी महल में बंद है और वहाँ पे आपको अपनी स्टोरी लिखनी है या कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, और सारी सिचुएशन ऊपर जैसी है कि आपको खाने के लिए सिर्फ आलू मिलेंगे, पहनने के लिए 2 कलर के कपड़े मिलेंगे, लाल और सफ़ेद, और जो जानवर हैं वो 2 ही हैं, एक डियर है और एक कैट है, खेलने के लिए स्नेक और लैडर मिलेगा। ऐसी बंदिश डाल के आपसे कहा जा रहा है कि आप एक अच्छी स्टोरी लिखिए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इमेजिनेशन करने वाला आदमी एक कमरे में बैठ के भी इमेजिनेशन कर सकता है, रोड पे चलते चलते भी कुछ इमेजिन कर सकता है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को बगीचे में घूमते घूमते खुली हवा में अच्छे अच्छे विचार आएँ, तो वो वहाँ पे भी इमेजिन कर सकता है, और उसके बाद वो एक अच्छी स्टोरी लिख सकता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी मैंने बताया अनेकता या भिन्नता। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. अब क्या है, डाइवर्सिटी इन इंडिया किस तरह की है कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है, कोई त्यौहार केरल में मनाया जा रहा है, कोई नॉर्थ में मनाया जा रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डाइवर्सिटी को? अ लिटिल मोर देन 200 years अगो ऑफ और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. People traveled from one part of the world to another in ship or horses or camel or on foot. आज से 200 साल पहले जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार हमारी लाइफ का पार्ट बने, उससे पहले जब लोग एक जगह से पहले क्या था कि अगर एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में जाना आना हो तो हम शिप यूज़ करते थे, हॉर्स यूज़ करते थे, कैमल, या फिर पैदल ही आते जाते थे किसी दूसरी जगह पे. Often they went in search of new land or new places to settle in, or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. Many others left their home because they were famine and drought and they could not get enough to eat. Some went to search of work while others left because there was a war. लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, क्या करने के लिए जाते थे? क्योंकि उनको खाने की तलाश होती थी, जहाँ उनको खाने के लिए, रहने के लिए और सुरक्षा मिलती थी, वो वहीं पे बस जाते थे.
कई बार जिस जगह पे वो बसे हैं वहाँ पे फैमिन हो गया, फैमिन का मतलब अकाल पड़ गया, और ड्रॉट हो गया, ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ गया। तो फिर वो उनके पास में इनफ फूड नहीं रहा खाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जगह को स्विच किया। स्विच करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी। देयर वाज अ वॉर, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। Sometimes as they begin to make their home in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. So their languages, food, music, religions became a mix of the other and the new, and out of this intermixing of culture came something न्यू एंड डिफरेंट। अब कई बार क्या हुआ कि जैसे ऐसे लोग दूसरी जगह जाके वो हुए, तो उनका जो अपना कल्चर था वो वहाँ पे लेकर आए, लेकिन फूड में जैसे कई चीज़ें उनको नहीं मिली तो उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट कर दिया, और म्यूज़िक, रिलीजन थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें मिक्स हो गए। कल्चर भी आ गया उनका, खाने पीने के जो तरीके थे वो भी, पहनावा भी थोड़ा बहुत मिक्स हो गया वहाँ के रिलीजन के साथ में, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वहाँ के साथ में। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। दस रिलीजन became very diverse because of their unique histories। अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं, तो वहाँ की उस प्लेस की एक अलग हिस्ट्री होती है, वहाँ का एक अलग कल्चर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है वहाँ आने वाले रहने वाले लोगों पे। तो वो भी उसी तरह का बर्ताव और व्यवहार करने लग जाते हैं, कपड़े लत्ते पहनने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ गोवा। गोवा में पुर्तगाली काफ़ी लंबे समय तक थे, तो वहाँ पे कुछ चर्चेज़ ऐसी हैं जो पुर्तगाली लोगों की हैं, और वहाँ पे लोग रहते भी हैं जो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो तो बोलते ही हैं, उसके साथ में वो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज भी बोलते हैं। और पुर्तगाली बहुत सारे खाने जो हैं वो वहाँ के खानों के साथ में मिक्स हो गए। तो अब जो वहाँ पे कल्चर है, उस कल्चर में पुर्तगाली भाषा, खाना, कपड़ा, जैसे वो कपड़े पहनते थे, प्लस जो चर्च में जाके वो प्रेयर वगैरह गाते थे वो भी उसमें मिक्स हो। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन people adapted their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. अब डाइवर्सिटी आप यहाँ भी देख सकते हो, जिस जगह पे जो रहता है उस हिसाब से उसका खान पान और कपड़े पहनने का तरीका होता है। अगर कोई समुद्र के किनारे रहता है तो उसका जो क्लोथिंग होगा, कपड़े पहनने का तरीका होगा, वो अलग होगा बजाय उसके जो माउंटेन में रहता है, पहाड़ों के एरिया में रहता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वहाँ उसके कपड़े कैसे होंगे, मोटे होंगे, जो उसे ठंड से बचाएंगे। इन्वायरमेंट एकदम से बदल जाता है पहाड़ों पे, तो उस चीज़ की वजह से आप इन लोगों के खान पान में भी फ़र्क देखेंगे कि वो लोग कैसा खाना खाते हैं। और जो फिशेस, अब जो समुद्र के आसपास रहते हैं वो लोग तो मछलियाँ पकड़ के खाते हैं। अब जो पहाड़ पे रहते हैं वहाँ कहाँ मछलियाँ उनको मिलेंगी, तो वो वहाँ का जो वहाँ इजीली अवेलेबल फूड होगा वो उसको खाएंगे। तो दोनों के कपड़े पहनने, खान पान और बोली भाषा में फ़र्क होगा। कल्चरल चीज़ें भी फ़र्क आएंगी, कल्चर में भी फ़र्क आएगा, और उनके वहाँ रहने सहने यानी ज़मीन की भी विविधता वहाँ देखने को मिलती है। नॉट ओनली टू डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। जैसे मैंने अभी बताया, उनके खाने पीने, कपड़े पहनने की हैबिट अलग होगी, और उनके काम काज की भी, जो काम करेंगे वो भी अलग होंगे। इन सिटीज़ it is often easy to forget how closely people lives the tied to their physical surroundings. This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need.
अब जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, जैसे आप रह रहे हैं कहीं दिल्ली में, मुंबई में या कहीं और रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो आपका ग्रेन है, सब्जी है और जो कुछ भी खाने पीने का सामान है, उसको लाने के लिए आप कहाँ जाओगे? मार्केट जाओगे, और मार्केट से आप आटा, चावल, ऐसी चीज़ें जो डेली यूज़ की होती हैं वो परचेज़ करते हो। लेकिन जो गांव होते हैं वहाँ पे तो ये चीज़ें ग्रो की जाती हैं। शहरों में ये चीज़ें ग्रो नहीं होती, ये विलेजेस से आती हैं। ये फ़र्क आप समझिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल यानी आपका इतिहास किस तरह का है, जोग्राफिकल यानी आपकी भूमि किस तरह की है, कि आप कैसी जगह पे रह रहे हैं। दो हम यहाँ पे कंपेयर करें, एक केरला और एक लद्दाख। अब केरला कहाँ है? कोस्टल एरिया है, आसपास कहाँ है? समुद्र है। लोग क्या करते हैं? मछली पालते हैं मछली पकड़ते हैं और चावल उगाते हैं, धान की खेती ज़्यादा होती है। और लद्दाख क्या है? लद्दाख हाई हिल एरिया है, तो वहाँ के लोग उस तरह से जो वहाँ पे उगता है या जो भी वनस्पति उन्हें मिलती हैं उस पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पूर्वी हिस्से में है लद्दाख और कैसा है? डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट मतलब पहाड़ों में डेजर्ट है, वहाँ कुछ वनस्पति वगैरह नहीं है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। साल के बहुत ज़्यादा समय तक वो क्या रहता है? उससे स्नो से ढका रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है और बहुत कम बारिश होती है। तो इसलिए वहाँ पे जो कुछ भी उगता होगा वो भी बहुत कम उगता है। एग्रीकल्चर बहुत नॉमिनल है, कम है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर. पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. अब पानी पीने के लिए किस तरह से डिपेंड करते हैं? जो बर्फ़ है वो पिघलती है तो फिर वो उसको पानी की तरह से पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, या गर्म करके या बॉईल करके उससे पानी को पीते हैं। वहाँ कोई नदियाँ वगैरह नहीं है और इसी तरह एग्रीकल्चर भी बहुत कम होती है। पीपल हेयर कीप शीप, गोट. द गोट इज़ दिस रीज़न आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल. यहाँ जो बकरियाँ रहती हैं उन बकरियों की भी अपनी खासियत है। पश्मीना एक शॉल आता है, पश्मीना वुल यानी बकरियों की जो बाल होते हैं उनसे ये बनता है। दिस वुल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. महंगी बिकती है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी आपने, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, पश्मीना की जो शॉल होती है वो बहुत हल्की होती है लेकिन इतनी गर्म होती है कि अगर आप दिसंबर में भी दिल्ली में ओढ़ के खड़े हो जाओगे ना तो आपको पसीने आने लग जाएंगे। बिल्कुल ठंड पता नहीं लगती उसमें। इतने भारी भारी 4-4 स्वेटर पहन के भी हमको ठंड लगती है, लेकिन पश्मीना की सिंपल शॉल भी ऐसे पहन के कोई अगर रहेगा तो उसको ठंड नहीं लगेगी। ये इसकी खासियत है और इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। नॉर्मली जो आप 1200-1500 रुपये के कोई ख़रीदते होंगे तो ये 5-6 हज़ार की मिलेगी। The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this traders for Kashmir. Pashmina shawl are chiefly woven in Kashmir. ये सारी बकरियों से यहाँ पे ये इकट्ठी कर लेते हैं और ये जो धागे रहते हैं, ये बाल जो रहते हैं, इस बाल को कहाँ भेज देते हैं? कश्मीर में, और कश्मीर में फिर इसकी शॉल बनाई जाती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क produce like cheese and butter. Each family owns some goat, cow and does. Does होता है yak, cow. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade
route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpet. यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि लद्दाख जो है, आप सोचें कि ये डेज़र्ट का एरिया है इसलिए ये किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है। यहाँ से सालों से यहाँ पे ट्रेडिंग होती रही है। चाइना की तरफ से जो लोग आते थे ट्रेडर्स, वो यहीं इन्हीं उसमें से, पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ों के बीच में दर्रे होते हैं जिन्हें पासेस कहा जाता है। आप भी कभी ड्राइंग करते होंगे ना, तो आप बनाते हैं उसको, वो वी शेप में ऊपर जाता है, फिर एक जगह नीचे आता है, फिर दूसरा पहाड़ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो बीच में जो छोटी सी जगह ऐसी होती है जो पास कर सकते हो, आप पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, आप उस छोटे से रास्ते को, उसको कहते हैं दर्रा। और इन दर्रों के या इन पासेस के थ्रू सदियों से इंडिया के साथ में व्यापार होता रहा है। तिब्बत के साथ में, तिब्बत यहाँ पे ऐसी जगह है जिसके साथ में, तिब्बत को कहते हैं सबसे ऊंचा पठार, ऐसा एरिया है जो बहुत हाई हिल एरिया है, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ से बहुत टाइम से यहाँ पे लोग आते जाते रहे हैं। यहाँ के लोग मीट और मिल्क के लिए, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ और बटर रखते हैं अपने पास में, क्योंकि उनके पास में जीवन जीने का क्या, गाय है, ये जो यहाँ की याक होती है, लंबे लंबे बालों वाली, आपने देखी होगी पिक्चरों में। याक और काऊ इनकी मेन होती हैं, जिनसे ये दूध लेते हैं, मक्खन वगैरह बनाते हैं। और उस तरह का आप देखिए, खाने पीने में फ़र्क आ गया ना, कि जो पहाड़ों पे रहते हैं वो अपने आप को किस तरह से, जो उनके पास चीज़ें हैं उसी से ही अपना काम चला रहे हैं। लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट शेयर ऑफ ट्रेडर्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छा ट्रेड रूट रहा है। मैनी पासेस हैं यहाँ पे, मैंने जैसे बताया बहुत सारे दर्रे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी कि दर्रे किस तरह के होते हैं। और कारवांस, जो बड़े बड़े कारवांस जो हैं, कारवान बताए ना आपको, ट्रेडिंग के लिए 20-50 आदमी चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह व्यापारी जाते हैं, उनके पास उनका बना हुआ सामान होता है, फिर वो जिस जगह जाते हैं वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, अपना सामान वहाँ बेचते हैं, और इस तरह से वो आगे जाते हैं। टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, कपड़ों के लिए और स्पाइसेस के लिए यहाँ से व्यापार होता रहा है। रॉ सिल्क का व्यापार होता रहा है और कारपेट का व्यापार होता रहा है। सिल्क तो चाइना से आती थी, और कारपेट आपका कश्मीर में आज भी वहाँ से कारपेट वगैरह की वो ट्रेडिंग होती है। जब बाहर बर्फ़ पड़ी होती है तो वहाँ के लोग यही कामों में लगे होते हैं। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, बुद्धिज़्म पहुँचा तिब्बत में लद्दाख के द्वारा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of song and poem. Local version of the Tibet's national epic, the Kesar Saga, and performs and sung by both Muslims and Buddhists. अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये एक रूट रहा है लद्दाख का, तो यहाँ पे 400 साल पहले मुस्लिम लोग भी आके यहाँ पे रहने लगे। आपको मैंने शुरू से बता रखा है कि मुस्लिम्स कौन है, जो लोग पहले लूटिंग का काम करते थे, लूटते थे, जब कारवां जाते थे तो वो लूटते थे। अब इन लोगों को ये, क्योंकि ऐसे एरिया में रहते थे, अरब वगैरह के एरिया में, जहाँ पे कोई खाने पीने का वो नहीं था, तो इन लोगों को खेती बाड़ी तो आती नहीं है, इनको बस लूटना आता है। और जब इन्होंने देखा, इंडिया में एंटर किया, तो जहाँ जहाँ पे भी इनको ऐसा लगा कि लोग सीधे साधे हैं, वहीं ये उसकी संस्कृति के बीच में मिक्स हो गए, बैठ गए वहीं पे ही, और जो छोटा मोटा कामकाज उनको आता था वो करने लगे, या फिर उन्होंने कुछ नई चीज़ें सीखी। मुस्लिम्स पॉपुलेशन इन हेयर लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड पोएम, यहाँ के सॉन्ग्स और पोएम्स हैं लद्दाख के। लोकल वर्जन है, तिब्बतन नेशनल एपिक्स हैं, केसर सागा है जो यहाँ के लोग परफॉर्म करते हैं। और अब यहाँ की ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और बुद्धिस्ट आबादी है। केरला, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब ये तो सबको पता है कि केरल कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, दक्षिण
पश्चिम कोने पर है भारत के। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। A number of spices like pepper, clove, and cardamom are grown on the hill. It is spices that made this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. अब केरला में क्या है, केरल में एक जगह पे तो समुद्री इलाका है और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों में जो क्लाइमेट रहता है वो सबसे आइडियल और बढ़िया क्लाइमेट है मसालों के लिए। पेपर, ये जो काली मिर्च होती है आपकी, लौंग, क्लोव जो होती है लौंग होती है, कार्डमम छोटी हरी इलायची होती है, जब खीर में पड़ती है तो मज़ा आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ इस एरिया में उगाई जाती हैं, और इसीलिए ये रीज़न जो है ये सबको अट्रैक्ट करता रहा शुरू से ट्रेडर्स को। काली मिर्च को तो रानी कहा जाता है मसालों की, और जब शुरू में जब यहाँ लोग व्यापार करने आते ही काली मिर्च के चक्कर में थे। पुर्तगाली लोग इसका और अरब के लोग इसका टेस्ट बहुत पसंद करते थे, इसलिए शुरू में जो भी व्यापार हुआ इन मसालों के लिए हुआ, और ये भारत को खोजने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न भी ये मसाले ही थे। जूइश होते हैं यहूदी लोग, और अरब ट्रेडर वर द फर्स्ट टू कम हेयर। ये लोग पहले यहाँ पे आए, उसके बाद में क्राइस्ट के एक फॉलोअर सेंट थॉमस यहाँ पे आए। 2000 साल पहले उन्होंने यहाँ क्रिश्चियनिटी की नींव डाली। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। इब्ने बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India and Europe when Vasco da Gama landed with his ship. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions, just Judaism, Islam, Christianity, Hindu and Buddhism. The fishing net used here to look exactly like Chinese fishing net and are called Cheenawala. Even the utensils used for fishing is called Cheena Chitti, and it is believed that the word Cheen could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and majority of people here eat rice, fish and vegetables. आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये जो जाल लगा रखे हैं इनको चीना वाला बोलते हैं और चीना चिट्टी बोलते हैं, और ये जो इसमें चीन वर्ड है ये चाइना से आया हुआ है। यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट है, वो सूट करता है चावल, मछली और सब्जियों की खेतीबाड़ी के लिए, तो यही इन लोगों के फूड का सबसे मेन हिस्सा है। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar culture influence. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. लद्दाख और केरल दोनों जगहें जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुई हैं किससे? चीन से और अरब ट्रेडर से, क्योंकि लद्दाख में भी ट्रेडिंग होती थी और चाइना की तरफ से इन एरियाज़ में भी ट्रेडिंग, साउथ के एरिया में भी ट्रेडिंग हुई है। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड
for the cultivation of spices and special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history of and geography are often tied in the cultural life of a region. अब किसी जगह की जोग्राफ़ी और हिस्ट्री किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो एरिया कैसा है, उसकी जोग्राफ़ी कैसी है और वहाँ रहने वाले लोगों की ट्रेडिशन कैसा है, उनकी सभ्यता कैसी है. द इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी cultures is not merely a thing of the past. Our present life are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do think together and hear stories about each other's lives, custom and tradition. हमारी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, ये डाइवर्सिटीज़ ऑफ कल्चर जो है ये भी हमारी लाइफ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करता है. हमारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, उनके यहाँ आप जाते हो तो क्या होता है, उनके कोई त्यौहार तीज त्यौहार होते हैं तो आप उनको विश करते हो, वो आपके यहाँ आते हैं वो आपको विश करते हैं. तो आसपास का जो कल्चरल माहौल जो होता है, जो सभ्यता होती है, वो उस तरह से, जैसे अगर कोई हिंदू का एरिया है तो वहाँ पे दिवाली ज़्यादा अच्छे से मनाएंगे, कोई सिखों का एरिया है तो वहाँ पे उनके गुरु जी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे. तो ये फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे किस तरह की कम्युनिटी है जहाँ आप बसे हुए हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British rulers ruled India, women and men from different cultural, religious and regional background came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different, and they continued to rule them, but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. इंडिया में डाइवर्सिटी है लेकिन उसके बावजूद भी सब एक हैं. ब्रिटिश रूल ने इस बात को प्रूव किया कि अलग अलग कल्चर, रिलीजन, रीजनल बैकग्राउंड होते हुए भी लोगों ने अपोज़ किया. अपोज़ का मतलब विरोध किया. किसका? इंग्लिश लोगों की गलत नीतियों का. वो जेल गए, उन्होंने साथ में काम करने की बात डिसाइड की, वो जेल गए और अलग अलग तरह के आंदोलन किए और एक साथ लड़ने के लिए जब वो खड़े हो गए तो ब्रिटिशर्स को इस जगह से जाना पड़ा. दिस सॉन्ग, ये बीच में एक सॉन्ग दे रखा है, उसको आप खुद ही पढ़ लेना. दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, has gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor of memory of those brave people. अब जलियांवाला बाग का तो आपको पता है 13 अप्रैल को हुआ था ये काम 1919 में, जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों में, अहिंसावादी निहत्थे प्रदर्शनकारियों को 3 साइड से घेर के जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी. उनमें बच्चे भी थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे और वो जो पार्क था वो 3 साइड से उसमें बाउंड्री खींची हुई थी, तो भागने का भी कोई जगह नहीं था. बहुत सारे लोग वहाँ, बीच में कुआं है
उसमें कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, किसी को वहाँ से निकलने का मौका नहीं दिया और तब तक फायर करते रहे जब तक उनकी गोलियाँ ख़त्म नहीं हो गई। तो ये एक मेमोरी है और ये जो ऊपर का जो ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग उसी मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया हुआ है। सॉन्ग एंड सिम्बल्स दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व्स एज कंटेंट्स रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी। सॉन्ग और सिम्बल्स किस लिए बनाए जाते हैं? जो हमारी जो कंट्री है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए अपने लाइफ के, उनको याद रखा जाए। इसीलिए हम कविताएं सुनते हैं, गाने सुनते हैं, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, या ज़रा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। इस तरह के गाने जो आप जब सुनते हैं तो आपके हाथ पैरों में एनर्जी एकदम से वो हो जाती है। आपको लगता है कि देखो हम वही भारतवासी हैं जो कि किसी से डरते नहीं हैं, जब वक्त आता है तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The wildest tolerance of belief and custom was practiced, and even variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. अब नेहरू जी की एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने उसमें पूरी बात बताई है कि अलग अलग समाज के लोग होते हुए भी हम लोग एक हैं। और यहाँ पे एक बताए कि यूनिटी जो है ये इम्पोज नहीं की जा सकती। आप ज़बरदस्ती किसी को एक नहीं कर सकते, ये चीज़ तो अंदर से आती है। और भारत में ये चीज़ है कि अलग अलग धर्मों के लोग होने के बावजूद भी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और नेहरू ने ही ये फेस दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? अब लास्ट में इन्होंने दे दिया कि जो नेशनल एंथम है हमारा, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो कि हमारी अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। किस तरह से प्रदर्शित करता है ये बच्चे बताएंगे। ये है सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।